गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का दिन भारत के लिए क्यों खास है, इस बात पे ही आज चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाई है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज 1 फरवरी यानी कि गुरुवार का दिन है। आज के दिन ही भारत का केंद्रीय बजट पारित किया गया है। मैंने आप लोग को बताया था, मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बजट किसे कहते हैं, कब पारित होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि बजट 1 फरवरी को पारित होता है, यानी कि आज ही के दिन आप लोगों ने देखा होगा बजट पारित भी हुआ है। और बजट भी मैंने बताया था। आर्थिक सर्वेक्षण एक बार फिर से मैं आप लोग को हल्का रिपीट कर देती हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है कि मतलब आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें की गई उन सबका एक खाका टाइप का निकाला जाता है, उसे आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। कि जितने भी बीते हुए टाइम में जितनी पॉलिसीज हुई, जो जो चीजें हुई उनके बारे में। बजट आने वाले साल के लिए जो खाका तैयार किया जाता है, यानी कि पॉलिसीज का बड़ी बड़ी घोषणाएं इसमें की जाती हैं, उसे ही बजट बोला जाता है। ठीक है, आज वित्त मंत्री द्वारा ये बजट पेश किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा 1 फरवरी यानी कि आज गुरुवार के दिन 11:01 पर बजट पारित किया गया है। ये संसद में पारित किया गया। और क्या हुआ कि ये जो भाषण था ये 57 मिनट चला था, यानी कि 11:01 से 11:58 तक ये भाषण चला था। ठीक है, और इसमें क्या था, ये जो बजट आज पारित किया गया ये एक अंतरिम बजट था, जिसे हम मिनी बजट भी कह सकते हैं। अंतरिम बजट क्यों था ये मैं आपको बता देती हूँ। अंतरिम बजट इसलिए था क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव होने के बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो अपना बजट फिर से बनाएगी, तो इसीलिए इसे अंतरिम बजट बोला गया है। हालांकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि चुनाव आते हैं तो सभी को पता है कि सारी पार्टीज कह सकते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए कुछ वादे भी करती हैं, कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करती हैं। तो इस वजह से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एक अंतरिम बजट था, क्योंकि कोई ना कोई सत्ता में आएगा तो वो दोबारा से अपना बजट पेश करेगा। इस वजह से इसमें बहुत छोटी छोटी बातें कही गई हैं। हालांकि टैक्स रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जो टैक्स रेट था वही टैक्स रेट है। इसीलिए लोगों को थोड़ा बहुत इससे मतलब उम्मीदें थी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो पेंशन सिस्टम है वो बंद कर दिया है सरकार द्वारा। पेंशन सिस्टम में क्या होता था, पहले कोई अगर रिटायर हो जाता था तो उसको मतलब प्रत्येक उसमें क्या मिलती थी कि पेंशन्स मिलती थी, है ना। आप सब लोग जानते होंगे, आप लोगों के भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, तो उनको पेंशन्स मिलती थी। लेकिन अब सिस्टम को जो है बंद कर दिया गया है। तो लोगों को मतलब ये उम्मीद थी कि शायद वो सिस्टम फिर से शुरू कर दिया जाए, और या तो फिर करो मतलब जो टैक्स रेट है उसको कम कर दिया जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बस यही है। शुरू करते हैं आज का बजट। आज के बजट में ना बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत बहुत सारी घोषणाएं तो हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई। घोषणाएं भी हुई हैं, बहुत सारी बातों को भी कहा गया है। तो एक बार देखते हैं कि वो बातें क्या क्या हैं। ठीक है, और इस बजट में क्या हुआ ना कि मध्य वर्गीय परिवारों के लिए आवास और सौर ऊर्जा की जो है सौगात प्रस्तुत की गई है। मतलब ये कहा गया कि 2024 का जो लक्ष्य होगा वो क्या क्या होगा। देखिए, युवा, महिला, गरीब, किसान, इन 4 चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है 2024-25 के बजट के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि टैक्स रेट में कोई भी कमी नहीं हुई है। टैक्स रेट जो था टैक्स रेट वही रहेगा। तो कुछ लेकिन बातें ये कही गई, जैसे कि एक बात इसमें ये कही गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या था कि 3 करोड़ लोगों को आवास दिए जाने थे। तो वित्त मंत्री द्वारा आज ये कहा गया कि हम लगभग इस आंकड़े को मतलब इस आंकड़े पे पहुंचने ही वाले हैं कि 3 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। लेकिन इसे क्या किया गया है, इसे बढ़ा दिया गया है और इसमें 2 करोड़ लोगों को और शामिल कर दिया गया है। तो पहले ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी ना, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना केवल 3 करोड़ लोगों के लिए ही थी, परंतु अब इसे बढ़ाकर इसमें 2 करोड़ लोगों को और आवास देने की बात करी गई है। ठीक है, दूसरा ये है
कि छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाने की बात कही है, और कहा है कि छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी जिससे प्रत्येक माह यानी कि मंथली 300 यूनिट निशुल्क मिलेगी। ठीक है। दूसरा ये बोला गया है कि सौर ऊर्जा छतों पर लगाई जाएगी जिससे 300 यूनिट की जो है बिजली वो निशुल्क मिलेगी, और जिससे प्रत्येक माह हर परिवार का 15 या फिर 18,000 रुपये बचेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक साल में अगर 15 या 18,000 रुपये बच भी जाता है तो कितनी बड़ी बात होगी। अगर ये योजना सक्सेसफुल हो जाती है तो इससे बड़ी सौगात कुछ भी नहीं होगी इस बजट की, क्योंकि 300 यूनिट बहुत होती है, और 300 यूनिट अगर प्रत्येक माह निशुल्क मिल जाएगी तो इससे बहुत सारा आर्थिक लाभ होगा सभी को, क्योंकि सौर ऊर्जा छत में लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि 300 जो यूनिट मिल रही है वो निशुल्क होगी, और 15 से 18, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1,000 रुपये भी बहुत होते हैं, तो 15 से 18,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात ये बोली गई, चूंकि सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य है वो कितना गंभीर होता जा रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कितना गंभीर होता जा रहा है, और आए दिन हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए बोला गया है कि मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात इसमें ये बोली गई, और चौथी ये बोली गई कि 9 से 14 वर्ष तक की लड़कियों का टीकाकरण करवाया जाएगा। टीकाकरण भी करवाने का क्या वो है कि सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, ये बोली गई है चौथी बात कि सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 साल तक की लड़कियां हैं उन बालिकाओं का टीकाकरण पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है। ये भी एक कैंसर ही है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो गर्भाशय के सबसे निचले भाग में होता है, जो कि बहुत घातक होता है। लड़कियों के लिए ये इतना घातक कैंसर होता है कि अगर इसके निवारण के लिए कोई टीकाकरण जैसी व्यवस्था हो सके तो बहुत बहुत आभार होगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों की ज़िंदगी भी बच सकती है, क्योंकि ये बहुत घातक कैंसर है लड़कियों के लिए। ठीक है। पांचवी बात ये कही गई, पांचवी बात जो कि आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है। आप सब जानते होंगे कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। आप जानते होंगे कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्हीं के कार्यकाल में आयुष्मान कार्ड्स बनाए गए थे, जिसमें 5 लाख तक का जो इलाज होता है ना वो फ्री होता है। सुना होगा आप लोगों ने। तो यही एक इसी से रिलेटेड एक योजना बनाई गई है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में जो आशा हैं या जो आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ती हैं उनको भी मतलब क्या करा जाएगा कि देख रेख में रखा जाएगा। ठीक है। बस ये बात है। और इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष पर भी जोर दिया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष में क्या था कि 0 से 5 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का नियमित रूप से टीकाकरण होता था, उसे ही मिशन इंद्रधनुष बोला जाता है। और ये भी कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, और मतलब आंगनबाड़ी केंद्र जितने हैं उनकी संख्याओं को भी बढ़ाया जाएगा, और जो इसमें जो बच्चों के लिए मतलब पोषण की जो व्यवस्था होती है उसे भी विस्तारित किया जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि आंगनबाड़ी में कितनी सारी चीज़ें बच्चों को अब मिलने लगी हैं। उन्हें चिप्स भी वहीं मिलते हैं, उन्हें अंडे भी वहीं मिलते हैं, दूध भी मिलता है उन लोगों को। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि कोई अपने बच्चों को ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र में भेजता है, और सरकार उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करती है कि उन्हें पोषण के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार के बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में कि वो बहुत मध्यवर्गीय परिवार होता है, बिल्कुल वो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ होता है। वरना आजकल तो आप देखते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सा भी बड़ा होते ही बच्चे मतलब जो भी लोग हैं वो प्ले स्कूल में भेज देते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, लेकिन जो भी पेरेंट्स विश्वास करके आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजते हैं, सरकार उनके लिए इतने पोषण की व्यवस्था कर रही है, तो इसको भी और विस्तारित करने की बात बोली गई है। बाकी ये भी बोला गया है कि नैनो यूरिया,
नैनो यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा, ये भी बात बोली है। बाकी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाए जाने की बात कही है। देखिए दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध का उत्पादन, आप जानते होंगे कि विश्व में जो भारत है, भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पे है नंबर 1 पोजीशन पे। लेकिन जो पशु है ना, जो मतलब दूध देने वाले पशु हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसलिए सरकार ने बोला है कि दुग्ध उत्पादन में भी मतलब अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी मत्स्य संपदा योजना भी एक बोला गया है, मत्स्य संपदा योजना। बोला गया है कि मत्स्य संपदा योजना पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि 50 लाख जो लोग हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा मत्स्य संपदा योजना के तहत। 50 से 55 लाख तक के युवा को रोजगार देने की बात की गई है। मत्स्य संपदा, मत्स्य यानी कि मछलियों के ही उत्पादन से संबंधित है, जिसमें मतलब सोचिए अगर इतने लोगों को रोजगार जो मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि मतलब युवाओं को रोजगार की कितनी आवश्यकता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर 50 से 55 लाख के लोगों को मतलब के इतने तक लोगों को अगर रोजगार मिल जाता है तो। बाकी एक बात और इसमें कही गई, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जो लोग न्यूज़ देखते हैं उन लोगों ने सुना होगा कि एक लखपति दीदी करके कुछ योजना चलाई गई थी। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। इतना अच्छा लग रहा है सुनने में, लखपति दीदी सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ लड़कियों के लिए ही होगा। और बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं, ये लड़कियों के लिए ही है। इसमें क्या होता है ना कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार की महिलाएं होती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें प्लम्बिंग, ड्रोन का संचालन कैसे होता है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे ही लखपति दीदी योजना बोला जाता है। ठीक है। बाकी अगला ये बोला गया है कि 11,11,111, देखिए मैंने क्या बोला, 11,11,111 करोड़ की राशि को विकास में व्यय करने की बात कही गई है, जो कि जीडीपी का 3.4% होगा। जो कि जीडीपी मैंने आप लोगों को बताया भी था, जीडीपी मैंने आप लोग को बताया था, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, जो कि जीडीपी का 3.4% होगा, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार में बहुत अधिक सृजन होगा, ये बोला गया है। यानी कि रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मतलब उसमें सुधार होगा, ये बात कही गई है। बाकी ये कहा गया इसमें, अगला ये बोला गया कि 40,000 रेलगाड़ी के डिब्बों को 40,000 रेलगाड़ी के डिब्बों को वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा। वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि यातायात सुगम बनेगा और यात्रियों को भी मतलब सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और इससे क्या होगा कि यातायात अच्छा मतलब बढ़ेगा, सुगम होगा, मतलब बहुत अच्छी दृष्टि से यातायात को देखा जाएगा। इसीलिए यही बात बोली गई है निर्मला सीतारमन जी द्वारा। और अगला बोला गया कि हवाई अड्डे, देखिए हर चीज के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करा ही है। चाहे ये अंतरिम बजट था, जरूर था ये अंतरिम बजट, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ कहा गया है। हाँ ये है कि थोड़ा मतलब उतना ज्यादा नहीं बोला गया, इसलिए उतना ज्यादा नहीं बोला गया इस बजट में क्योंकि ये अंतरिम बजट था। लेकिन फिर भी जितना हो सकता था, देखिए आप देख सकते हैं ना, सौर ऊर्जा, मेडिकल कॉलेजेस, सर्वाइकल कैंसर मतलब लड़कियों के लिए, आयुष्मान भारत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, आशा के लिए, मिशन इंद्रधनुष बच्चों के लिए, और कृषि के लिए भी बोला गया है इसमें। लड़कियों के लिए लखपति दीदी योजना आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकास के लिए बोला गया, और हवाई अड्डों और रेल गाड़ी के डिब्बों के लिए भी बोला गया है। और अगला मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 गलियारे खोलने की बात की गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 3 प्रमुख गलियारे खोलने की बात की गई है, जिसमें पहला है ऊर्जा खनिज गलियारा। ठीक है, पहला है उसमें ऊर्जा खनिज गलियारा।
देखिए फिर से यातायात। तीसरा यातायात है। यातायात इन यातायात को भी देखिए, यातायात, पत्तन, ऊर्जा, खनिज, जो कि प्रधानमंत्री गति शक्ति से बहुत मतलब कनेक्ट हैं। इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब कोई भी ऐसी मतलब यातायात कह सकते हैं, या फिर कोई मतलब ऐसा उत्पादन होता है, क्योंकि अगर ऊर्जा और खनिज है तो उससे भी मतलब जो खनिज होंगे, खनिज पदार्थों को से मिलकर कुछ अगर चीज़ बनती है, ऊर्जा का विस्तार होगा, तो क्या होगा कि विकास, अपने आप विकास बढ़ेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में चीज़ें जाएंगी, एक देश से दूसरे देश में चीज़ें जाएंगी, तो विकास तो बढ़ेगा ही। अगला है स्किल इंडिया मिशन। देखिए स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन मतलब कि इसमें स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। आप देख भी रहे होंगे कि आपके शायद हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट्स में या आपके गांव में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास करके कुछ केंद्र खुले हैं, वो भी इसी का हिस्सा है, जिसमें कुछ कंप्यूटरिंग भी सिखाई जाती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद सिलाई भी है उसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मतलब हम और उसमें मतलब स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए, तो उसी की बात कर रहे हैं। वो उसको और विस्तारित करने की बात कही गई है। और ई व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उनके विनिर्माण के लिए, और उनकी चार्जिंग, उनका जो चार्जिंग मतलब वो चार्ज से चलती है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं, तो उनका भी विस्तार करेंगे, ये बोला गया है। तो ई व्हीकल्स। और अगला है कि राजकोषीय घाटा। मैंने आपको बताया था राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जो है जीडीपी का 5.1% बोला गया है, जो कि विकास के लिए बहुत बहुत ही सुगम है, जिससे विकास और बेहतर बन सकता है। जीडीपी का 5.1% होने का मतलब है कि विकास और सरल बन सकता है। ठीक है, तो जीडीपी बोला गया है कि जीडीपी 5.1% रहेगा, जिससे विकास सुगम होगा। और मैंने एक शब्द यूज किया था राजकोषीय घाटा, मैं बता देती हूँ एक बार और। राजकोषीय घाटा किससे कहते हैं? सरकार के राजस्व आय और राजस्व व्यय का जो अंतर होता है उसको ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इसमें एक नई कर योजना ये भी कही गई है कि 7 लाख जिनकी आय है ना, नई कर योजना के तहत 7 लाख की आय वाले करदाता के लिए कर की देनदारी नहीं होगी। कर की देनदारी नहीं होगी मतलब जिनकी 7 लाख रुपए सालाना आय होती है उन्हें कर नहीं देना पड़ेगा, ये एक बात की गई है। बाकी वैसा कोई टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया कि इतनी थी इतनी हो जाए, इतनी थी इतनी हो जाए, ये सब की नहीं की गई है। टैक्स में एक बात ये कही गई है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 2009 और 2010 में ये एक मांग उठाई गई थी कि जो कर है उसको विस्तारित ना करते हुए संकुचित किया जाए, और 10,000 तक की डिमांड ऐसे की थी, पता नहीं सालाना में की थी या कुछ ऐसे की थी, तो 10,000 तक का बोला था, तो उस पर विचार करेंगे ये बोला गया है। सिर्फ विचार करने की बात की गई है, हो सकता है जब बाद में का बजट आए तो उसमें इसके लिए कुछ प्रावधान हो, लेकिन बाकी और कोई बात नहीं कही गई। और ये कहा गया है कि 2047 तक देखिए, अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2047 तक यानी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को आज के बजट की सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अंदर बोली गई हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बोली गई हों, मतलब लेकिन मैं दिन से जितना डाटा कलेक्ट कर पाई वो यही है। और जो भी आप लोग को समझ नहीं आता, मैंने पहले भी बोला है, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनसे मैं फिर से बोल रही हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोग कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।